हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वगैरह की। आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग व्हेन इट कम्स टू पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब प्रोडक्शन के बाद एग्रीकल्चर में क्या होने वाला है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप ज़रूर उसको लिखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग टॉपिक है और गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स ले रही है इस डायरेक्शन में। ये हमारा आगे का ही लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियोस दिए होंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, तो चलिए इसमें हम पहले बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज। ये ब्रॉड हेडिंग हो गया इसका। आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि 18% ऑफ जीडीपी, अराउंड 18% ऑफ जीडीपी एंड 50% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सही बात है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग आप इस तरह से करेंगे। येट इंडिया का रैंक 102 था इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2019। तो इवन दो 50% ऑफ पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, 18% जीडीपी हमारा एग्रीकल्चर से आ रहा है, पर इसके बावजूद भी हम 102 रैंक पे थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में। इसका मतलब यहाँ पर क्या है भैया, हमारे यहाँ हंगर थोड़ा ज़्यादा है, मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हो। हंगर ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है सिस्टम में, कि प्रोडक्शन हो रहा है, 50% पॉपुलेशन काम कर रही है, पर तब भी इतनी भुखमरी, हंगर ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? चैलेंज इज नॉट टू फीड 1 बिलियन प्लस पीपल बट टू गेट फूड टू द राइट पीपल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो पर सही जगह पे पहुंच नहीं रहा है खाना, या जो भी आपने फूड बना रखा है वो क्यों नहीं पहुंच रहा। 3 टाइप के लॉस हमारे पास हो रहे हैं। एक तो हो रहा है प्रोडक्शन का लॉस, जब फसल उग रही है उस टाइम पे ही प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है, प्रोडक्शन लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, एक बार फसल हार्वेस्ट हो गई उसके बाद का लॉसेस। और तीसरा रिटेल या कंज्यूमर लॉसेस। ये 3 टाइप के लॉसेस आप फेस करने वाले हो, या पूरे सिस्टम में हो रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इसको हमें स्पेसिफिकली ये वाला टॉपिक पढ़ना है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब क्या होता है? इट मींस लॉस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन हार्वेस्टेड फूड कमोडिटी बिफोर इट रीचेज द रिटेल मार्केट। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी में फर्क पड़ जाना या उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक खेत है और आपने 10,000 एप्पल उगाए, आपका शिमला वगैरह में कहीं खेत है, तो आपने 10,000 एप्पल उगाए, तो उस एप्पल की क्वालिटी खराब हो गई अगर सही जगह पे वो मार्केट, सही टाइम पे मार्केट तक नहीं पहुंच पाया। और क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब हो गई, कुछ एप्पल खराब हो जाएंगे। मान लीजिए उसमें 500 एप्पल ही खराब हो गए, तो आपके 9,500 एप्पल ही बचे। तो जाहिर सी बात है अब आपको उन्हीं को ही हायर लेवल पे बेचना पड़ेगा अगर आपको अपने लॉसेस कवर करने हैं। अगर ज़्यादा ही खराब हो गए तो फिर शायद वो पूरा वेस्ट जाएगा। तो फूड कमोडिटी बिफोर इट रीचेज द रिटेल मार्केट। ओके, ये आपको समझने की बड़ी जरूरत है। ओके, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पता करिएगा, इसका हेडक्वार्टर है रोम में। 33% ऑफ फूड इज लॉस्ट इन इंडिया एंड दिस अमाउंट्स टू अराउंड 92,000 करोड़। 92,000 करोड़ का हर वक्त हमें नुकसान, हर साल हमें नुकसान हो रहा है। लगभग 1/3 हिस्सा हमारा वेस्ट हो जा रहा है। अब सोचिए आप, फिगर कितना बड़ा है। 1/3 ऑफ अवर फूड इज गेटिंग लॉस्ट। सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट हमारा सही नहीं है, इसलिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो जो आगे का सप्लाई चेन होता है, वो हमारा गड़बड़ है। ठीक है, 33% लॉस मॉनिटरी वैल्यू में देखा जाएगा तो 92,000 करोड़ हमारा फूड का लॉस है। अगर इसको स्पेसिफिकली और उसमें कन्वर्ट करूं मैं, जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो फूड एंड वेजिटेबल्स में ये लॉस 18% के आसपास है, ऑयल सीड्स में 6% के आसपास है, पल्सेस में 6% है, सीरियल्स में 6% है, मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सिर्फ 0.8% लॉस है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ क्यों। फिशरीज में 2.9% लॉस है, पोल्ट्री में 3.9% लॉस है। सबसे ज़्यादा लॉस है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यही हमारा हॉर्टिकल्चर का पार्ट है बेसिकली। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स में भी है, बाकी सब तो चलो ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें है और सबसे ज़्यादा फायदा मिल्क में है। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपने देखा होगा कई बार, किसान रोड पे अपना फ्रूट्स फेंक दिया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, प्राइस नहीं मिल रही है। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, इस टाइप का। खास बात यह है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, पेरिशेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था। पेरिशेबल है मतलब कि अगर ये सही टाइम पे, जब से आपने इसको हार्वेस्ट किया, सही टाइम पे आपने मार्केट तक नहीं पहुंचाया तो इसकी वैल्यू गई। ठीक है, टमाटर आज आपने खेत से निकाले, आपको विद इन 1 वीक या 3 से 4 दिनों के अंदर उसे बेचना ही बेचना है। अब ऐसे केस में क्या होता है, अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए
तो डिमांड का आपकी प्राइस गिर जाएगी, और अगर प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए तो प्राइस आपको मिल जाएगी। उस केस में तो फायदा है जब प्रोडक्शन कम है, पर प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी प्राइस गिर जाएगी, और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ बहुत होता है। ठीक है, ओके। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस में आता क्या क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस में जैसे ही मतलब सबसे पहले आपने हार्वेस्टिंग की, आपने फसल को अपने पेड़ से निकाल लिया, वो कंप्लीट अपनी स्टेज पे पहुंच चुकी है, आपने उसको हार्वेस्ट किया। अब आप उसे सॉर्ट करोगे और उसको ग्रेड करोगे। सॉर्ट का मतलब ये होगा कि आप ये देखोगे कि इसमें से कौन सी चीज़ बिक सकती है, कौन सी चीज़ खराब हो सकती है, क्योंकि हर फसल का हर पार्ट एकदम अच्छा नहीं हो सकता। कुछ टमाटर में आपने देखा होगा कि पेस्ट लग गए होंगे, इल्ली हो गई होगी, या जो भी कुछ वो रहता है वो सब प्रॉब्लम हो गया होगा। तो हार्वेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपने सॉर्ट कर दिया, अच्छे निकाल दिए, जो खराब है वो निकाल दिए, तो वहीं पे थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। फिर उसके बाद आप उसे ग्रेड करोगे। भाई सारे लाल टमाटर हैं, कुछ छोटे वाले लाल टमाटर हैं, कोई बड़े वाले लाल टमाटर है, तो इसमें ग्रेडिंग रहेगी। जो बड़े वाले लाल टमाटर हैं जिसका या कोई भी आप ले लीजिए जिसका टेक्सचर वगैरह अच्छा है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा रहेगी। जो हल्के फुल्के हैं, एकदम थोड़े लूज से हैं, तो उसकी प्राइस भी कम होगी। तो उसने आपने ग्रेडिंग कर लिया। उसके बाद आप उसे क्या करोगे? ट्रांसपोर्टेशन करोगे, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करोगे। कहाँ से? आपके फार्म से लेके आप उसे या तो मार्केट में शिफ्ट करोगे, या फिर आप अपने फार्म से लेके से किसी कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट करोगे। ये दो ऑप्शन होंगे। उसके बाद अगर आप कोल्ड स्टोरेज में करते हो तो आपको वहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोरेज के बाद जब आपको लगता है कि ना अभी मुझे अपने जो भी गुड्स वगैरह हैं उसका मुझे प्राइस चाहिए, नाउ यू विल ट्रांसपोर्ट इट टू द रिटेल मार्केट। ये आपका नॉर्मल दुकान वाला हो सकता है, ठीक है, या आप रोड के आगे आसपास किसी मंडी में बेच सकते हो, या फिर आप किसी बड़े कंपनी को बेच सकते हो, तो वो रिटेल मार्केट कुछ भी हो सकता है। तो लाइक मार्केट यहाँ पे जहाँ पे आपको रिटेल का प्राइस मिल जाए उसका, ये आपका रिटेल मार्केट होगा। ये पूरा होता है आपका पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस। अब ये देखिए कि इस पूरे हार्वेस्ट प्रोसेस में जो आपका ये है कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और मार्केटिंग, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो आपको स्टोरेज कैसे करना है, आपको उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, और आपको उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। मतलब मार्केटिंग में मतलब आपको इसी प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा मार्केट मिल जाएगा। आपको सही से स्टोरेज करना पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। अब कुछ फैक्ट देखिए, कोल्ड स्टोरेज पूरे इंडिया में लगभग 7600 के आसपास कोल्ड स्टोरेज हैं। ये 2019 का वैल्यू है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आप 8000 प्लस अपने आंसर में लिख सकते हो। आपका आंसर एकदम वो फैक्ट एकदम सही होगा। 60% कोल्ड स्टोरेज सिर्फ 4 स्टेट्स में है, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज काफ़ी हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज है। पर अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यह है कि 96% कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट कंपनियों के पास है, प्राइवेट ओनरशिप है। 4% ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्लस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट चाह के भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आप वर्ड कहो, उसमें गवर्नमेंट का टेक बहुत कम है। जब तक किसान चीज़ें उगा रहा है, गवर्नमेंट उसका काफ़ी सपोर्ट कर रही है, वो उसे सब्सिडीज पे फर्टिलाइजर्स दे रही है, पानी दे रही है, बिजली दे रही है, और भी चीज़ें का हेल्प कर रही है। ठीक है, फसल बीमा दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है, आपको खाद वगैरह का वितरण कर रही है, सब कुछ कर रही है। पर जब हार्वेस्ट हो चुका होता है, अब देखिए गेम किसके हाथ में, पूरा का पूरा प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। 96% प्राइवेटली ओन्ड है आपके कोल्ड स्टोरेज वगैरह। इसका मतलब क्या, पोस्ट हार्वेस्ट काफ़ी प्राइवेट कंट्रोल में है। इसमें से 75% जो कोल्ड स्टोरेज है वो सिर्फ पोटैटो के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पोटैटो कितना इंपॉर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ भी अच्छा है, ये काफ़ी टाइम तक खराब नहीं होता। ठीक है, उसको तुरंत मार्केट में निकालना भी नहीं होता। ओके, तो पोटैटो में कॉन्सेंट्रेशन है, तो ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटैटो ये खराब है हमारे लिए। अगर हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप के लिए कोल्ड स्टोरेज यूज़ करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। पर 75% कोल्ड स्टोरेज इन इंडिया आर यूज्ड बेसिकली फॉर पोटैटो। ये जितना भी फिगर्स है, ये मैंने एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये लुधियाना में है, तो उनकी वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ली है। ठीक है, तो आप उनको एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ 55,000 कोल्ड स्टोरेज डू नॉट हैव इंटीग्रेटेड पैक हाउस या एंसिलरी यूनिट। ठीक है, अब इसमें ये एंसिलरी यूनिट क्या होता है कि जैसे उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर ना एक अलग पैकेजिंग यूनिट वगैरह होती है। ओके, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कोल्ड स्टोरेज। मतलब इंडिया में जो कोल्ड स्टोरेज बन रहा है ना, वो मतलब बहुत, जैसे ये जो 7,600 के आसपास कोल्ड स्टोरेज है, इसमें से 5,000 लगभग पुराने कोल्ड स्टोरेज हैं जो बहुत पहले बने थे, आज से 20-20 साल पहले। 20-20 साल पहले जो मतलब स्थिति थी वो काफ़ी अलग थी, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड पैक हाउस नहीं है उसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर, और एंसिलरी यूनिट्स भी नहीं है। पर नए कोल्ड स्टोरेज में ये चीज़ें हैं। तो अभी हमारे पास पुराने ही लगभग 5,000 है, जिसको अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ये एक और फैक्टर आता है, वो ये है कि लोकेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज नियर प्रोडक्शन सेंटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मान लीजिए प्याज हो रही है, ठीक है, आप महाराष्ट्र के
आसपास के कहीं के इलाके में रह रहे हैं और वहाँ प्याज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो वो प्रोडक्शन सेंटर हो गया। अब कोल्ड स्टोरेज क्या है, प्रोडक्शन सेंटर के पास में ही है। जब प्रोडक्शन सेंटर के पास में, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है वो फटाक से आपका कोल्ड स्टोरेज में चला गया। पर जब बात आती है कहीं पे मार्केट पे जाने की, तब वो डिपेंडेंट हो जाता है किसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। सो लोकेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज नियर प्रोडक्शन सेंटर बट इट इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था एकदम अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आपके पास गाड़ियां वगैरह अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इस टाइप की गाड़ियां होनी चाहिए जिसे मैं आपको बताऊंगा अभी, रीफर वैन्स कहते हैं। ओके, देखिए अब रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होने चाहिए आपके पास, जिससे आप रीफर वैन्स भी कहते हो, उसका दूसरा नाम रीफर वैन्स है, और ये इंडिया के पास काफ़ी कम है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी बॉटलनेक है, वो क्या है, देखिए आपने कई बार देखा होगा जो ट्रक रास्ते में दिखते हैं उसमें सिर्फ एक ड्राइवर बैठा रहता है, पीछे का पूरा बॉडी खाली होता है। जो नए ट्रक रहते हैं आपको ऐसे दिखेगा, एक ही आदमी लेके घूम रहा है उसे, ठीक है, आसपास कोई बॉडी नहीं रहता है। जब भी आप ट्रक को खरीदते हो आपको बॉडी ही मिलती है, और यही बॉडी आपको कोई ना कोई भी इंस्टीट्यूशन फाइनेंस कर देता है। कोई बैंक कर सकता है, कोई आपका NBFC कर सकता है, कोई भी आपको ये चीज़ फाइनेंस कर सकता है। तो अब क्या होता है, जब आप नॉर्मल ट्रक बनाते हो तो उसके ऊपर बॉडी बिल्डिंग का एक काम होता है। तो ट्रक बॉडी वर्क्स के नाम से इंदौर के आसपास काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रक की बॉडी बनाते हैं ऊपर से। अब क्या होता है, आपने ट्रक खरीद लिया, फाइनेंस हो गया, आपको वो ट्रक मिल गया। जो बॉडी रहती है वो ट्रक का एक इंटीग्रल पार्ट होती है, आप खाली ट्रक तो घुमाओगे नहीं। पर जब हम रीफर ट्रक बनाते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर ट्रक बनाते हैं, ऊपर रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं, तब फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंपनियां फाइनेंस कर रही है, नॉर्मल ट्रक को वो पूरा फाइनेंस कर देंगी ऊपर से नीचे तक एवरीथिंग, बट जब रेफ्रिजरेटेड ट्रक की बात आएगी तो वो फाइनेंस नहीं करती हैं, वो अलग यूनिट के फॉर्मेट में फाइनेंस करती है। इसलिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, पॉलिसी में ऐसा लिखा है, जो पॉलिसी है कि 8 साल तक ही आप एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक को यूज़ कर सकते हो इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। 8 साल बाद इस ट्रक को आप सिर्फ विद इन अ स्टेट यूज़ कर सकते हो। तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि भैया अगर नॉर्मल ट्रक, मैंने एक टाटा का ट्रक खरीदा, उसे 20-30 साल चलाया, फिर मैंने स्क्रैप में बेच दिया, पर रेफ्रिजरेटेड ट्रक की लाइफ कितनी है, सिर्फ 8 साल। तो इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया में रेफ्रिजरेटेड ट्रक की कोई कंपनी ही नहीं है बहुत ज़्यादा, या कोई जैसे मान लीजिए कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी है, कोई कार्गो हैंडलिंग कंपनी है, तो पर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की कंपनी नहीं है। अगर हम रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स यूज़ भी कर रहे हैं तो हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूज़ नहीं होता, आइसक्रीम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मीट सप्लाई, फिशरीज, पोल्ट्री, इन सब में आप रेफ्रिजरेटेड ट्रक यूज़ कर रहे हो। और इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो है, हाई वैल्यू चीज़ें हैं। आप नॉर्मल टोमेटो वगैरह के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक यूज़ नहीं कर रहे हो इंडिया में। आप देखोगे सैल्मन, ट्यूना, इनके कैन आ रहे हैं, या पोल्ट्री का कोई प्रोडक्ट है, या फिर आपका आइसक्रीम्स वगैरह है, महंगी आइसक्रीम, जेलेटो टाइप की आइसक्रीम, तो इन सब के लिए आपका रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स आप यूज़ कर रहे हो। अब आप गेम देख रहे हो पूरा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का है, नॉर्मल प्लेयर यूज़ नहीं करते। अगर ये पॉलिसीज थोड़ी चेंज हो जाए तो हम रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स इंडिया में बनाने लगेंगे और हम अच्छा खासा वो यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम कहेंगे रीफर वैन्स। ओके, कॉमन नेम रीफर वैन्स होता है इनका, ठीक है। मिल्क के साथ देखिए, मिल्क मैंने यहाँ पे बताया कि पोस्ट हार्वेस्ट जब लिखा जाएगा तो लॉसेस सिर्फ 0.8% के आसपास है मिल्क में, और वहीं पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में 18% है। तो मिल्क में ऐसा क्या है, मिल्क में क्या होता है कि जब से हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया, हमने फर्स्ट पॉइंट पे क्या किया था वर्गीस कुरियन साहब ने, कि जैसे आप मिल्क को कलेक्ट करोगे आप तुरंत उसे चिलिंग प्लांट्स में डालोगे, या उसका फैट कंटेंट देखोगे और फैट कंटेंट के हिसाब से उसको चिलिंग प्लांट में डालोगे। आपने देखा होगा कि फुल क्रीम मिल्क थोड़ा महंगा आता है और जो पतला वाला दूध है वो थोड़ा सस्ता आता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब जो भी कंपनी मिल्क को खरीद रही है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में सांची खरीद रही है, तो सांची क्या करेगी, फैट कंटेंट देखेगी। फैट कंटेंट देखने के बाद अच्छी क्वालिटी का मिल्क को वो मतलब दोनों क्वालिटी मिल्क खरीद लेगी, पर फैट कंटेंट के हिसाब से पेमेंट होता है सामने वाले किसान को या जिसने भी मिल्क बेचा है। मिल्क को तुरंत वो चिलिंग प्लांट्स में डालते हैं, ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद उसका पास्चराइजेशन होता है और उसके बाद फिर उसे पैकिंग होता है। तो मिल्क का शेल्फ लाइफ अपने आप 2 साल का हो जाता है, और मिल्क के लिए हमेशा आपको बड़ा प्रोडक्शन यूनिट चाहिए होता है। तो इस ऐसे केस में क्या है कि हाईली ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये, और इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ही कम है मिल्क के केस में, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है अगर पोस्ट हार्वेस्ट का देखा जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि मिल्क को केस स्टडी के फॉर्मेट में बाकी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पर इसके साथ खास बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, हाईली ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बाकी चीज़ें भी दे सकती हैं, पर उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मिल्क का है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले इस पूरे प्रॉब्लम का कोर क्या है। कोर यह है कि हमें सप्लाई करना है अपना प्रोडक्ट या फूड व्हेन द मार्केट डिमांड्स। यही एम है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का, कि जब भी मार्केट में डिमांड आए हम उस चीज़ को सप्लाई कर सकें।
ओके इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रोडक्शन खूब कर रहे हैं पर हम उसकी सप्लाई को रोक के रख रहे हैं। तो प्रोडक्शन हमने खूब सारा किया, आपके खेतों में सारा हो गया, वो पहुंच गया सारा स्टोर हाउसेज में, और जैसे ही डिमांड आती है तब हम स्टोर हाउसेज को निकालेंगे। अब इस पूरे थीम के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, या आप इश्यूज कह सकते हो इसको, और इश्यूज या चैलेंजेस, और फिर एस मतलब सॉल्यूशन होगा। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हैं उनमें क्लीनलीनेस का इशू है, ऑप्टिमल टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर पाते, और स्पेस फॉर मूवमेंट नहीं होता। अभी भी हमारे बताया कि कोल्ड स्टोरेज 5000 लगभग पुराने कोल्ड स्टोरेजेस हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि क्लीनलीनेस का इशू है, इसमें मतलब काफ़ी सारे पेस्ट आपको मिल जाएंगे, रोडेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, इन सब का इशू चलता रहता है। ऑप्टिमल टेम्परेचर, हमारे जितने भी कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर चाहिए, पर आपको पता है कि भाई बिजली की क्या स्थिति है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉसेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉसेज होता है, तो काफ़ी सारे जो प्राइवेटली ओन्ड आपके ये रहते हैं, कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, ये अब भाई लाइट चली गई है तो डीजल जलाएंगे, या फिर आपका जनरेटर वगैरह चलाएंगे, डीजल लॉस होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा जो भी चीज़ का स्टोरेज। तो इसका मतलब हमें ऐसा चाहिए कि जो अपना खुद का एनर्जी स्टोरेज कर सके। हम सोलर भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे केस में। फिर स्पेस फॉर मूवमेंट नहीं होता, हमारे कोल्ड स्टोरेज एकदम क्रैम्ड अप रहते हैं, कंप्लीटली भरे हुए रहते हैं, तो उसमें से कोई चीज़ को बाहर निकालना, फिर घुमा के पैक करना, फिर बाहर ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक अंदर मूवमेंट का जगह होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि फॉरेन वगैरह में जितने भी कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसके अंदर एक अलग टाइप का ट्रक होता है जिसके आगे से 2 डंडियाँ लगी रहती है, फोकलिफ्ट ट्रक कहते हैं। तो इस टाइप के ट्रक की हमें काफ़ी ज़रूरत है, और मूवमेंट हमें बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने की ज़रूरत है। 80% फार्मर्स हमारे स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड हैं। अगर ये लोग अपना सामान, देखिए ये भी रखते हैं अपना कोल्ड स्टोरेज में सामान, पर कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने से उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, ओके। पर 80% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, काफ़ी लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते कोल्ड स्टोरेज, तो बचे हुए 20% ही लोग कोल्ड स्टोरेज के फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर पाते हैं। यही वो लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर में पैसा कमाते हैं, ओके। क्योंकि ये 80% कमा नहीं पा रहे हैं, स्मॉल और मार्जिनल है, इन्हें अपना सामान तुरंत बेचना है। भाई उस आदमी ने 10 किलो लौकी निकाला बस, ठीक है, या 10 किलो टमाटर निकाला, अब 10 किलो टमाटर वो कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेगा क्योंकि वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म होल्डर है, तो वो तुरंत बेचेगा तो उस टाइम पे प्राइस कम रही है, उसकी लागत ही होगी 10,000 रुपये की, और उसको प्राइस मिल रही है मात्र 5,000, तो 5,000 वो नुकसान में चला गया। और ये 5,000 का नुकसान वो कहीं से लोन लेके करता है, क्योंकि वो नुकसान में चला गया तो वो लोन लेगा। लोन जनरली कहाँ से लेता है, वो गवर्नमेंट से लोन ना लेके प्राइवेट लेंडर से लोन लेता है, तो डेब्ट साइकिल में रहता है हमेशा, ये प्रॉब्लम है। अब देखिए अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन है इस चीज़ में, क्योंकि देखिए प्राइवेट ओनरशिप है, तो अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, मिडिलमैन का इशूज़, ये सब का सब आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में मिल जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ही कम है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में। फिर तीसरा प्रॉब्लम आता है डिफेक्टिव पैकेजिंग। ये हमारे यहाँ पे होती है काफ़ी ज़्यादा। जो पैकेजिंग यूनिट्स है या जो पैकिंग वाला है वो सिस्टम उतना मैकेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, तो डिफेक्टिव पैकेजिंग है। और गोडाउन्स के तो इशू है ही, आपको बता ही दिया था, रोडेंट्स वगैरह के ये, ओके। प्रोमिनेंट एक सॉल्यूशन काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया, रिसेंटली मैंने एक पढ़ा था, IIM के कोई डायरेक्टर थे या कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि वी कैन यूज़ फॉर ई कॉमर्स के साथ क्या है, जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो कंपनियां हैं, इनके पास अपना खुद का सप्लाई चेन है, ये आपसे सामान खरीदती हैं, इनके पास इनके वेंडर्स हैं जो सामान बेच रहे हैं, स्टोर हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स से लिंक कर सको तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट ने कोशिश की है ई-नैम से खरीदने का, पर ये एग्रीकल्चरल मार्केट है और इसमें भी किसानों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए अपन अलग से वीडियो बना सकते हैं, मैं ई-नैम यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। पर ई कॉमर्स एक कैन बी एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू डील विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ओके। बॉटलनेक्स को रिमूव करने के लिए आप ई कॉमर्स यूज़ कर सकते हो। एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन रेलवेज का है। देखिए रेलवेज में क्या है ना कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो पर वैल्यू या पर यूनिट काफ़ी कम होता है, क्योंकि रेलवेज की स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी होती है, वैगन की साइज़ बहुत बड़ी होती है। एक वैगन लगभग 23 टन के आसपास आपका सामान लेके जा सकती है, उसे वैसे हम 18 टन तक लोड करते हैं, पर वो 23 टन तक भी लेके जा सकती है, और कंपैरेटिवली ये रोड्स में नहीं मिलता, ठीक है। रेलवेज का दूसरा फायदा ये है कि रेलवेज क्योंकि इलेक्ट्रिक है और ये इलेक्ट्रिसिटी आप सोलार से ले सकते हो, तो बेसिकली आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को भी कम कर रहे हो कंपेयर टू रोड जो कि फॉसिल फ्यूल या डीजल पे चल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो उसे। अब राइपनिंग यूनिट्स हम बना सकते हैं। राइपनिंग यूनिट्स मतलब ऐसी यूनिट्स जो आपने बताया, मैंने आपको बताया होगा कभी, या आपने सुना ही होगा कई बार, वो जैसे मैंगो का सीज़न है, जैसे अभी आने वाला है, तो अभी आपको मार्केट में कई जगहों पे मैंगो मिल जाएंगे,
पर वो आर्टिफिशियली रैपेंड मैंगो रहते हैं, उसमें थाइलिन गैस वगैरह यूज़ होती है और कुछ गैसेज होती हैं, ये आपका बनाना में भी यूज़ होता है। तो राइपनिंग यूनिट्स भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। आपने कच्चा सामान खरीद लिया, जब आपको लग रहा है कि भैया डिमांड काफ़ी आ गई है मार्केट से, तो फटाफट इसे राइपन करो और मार्केट में निकाल दो। तो इस तरह की यूनिट्स भी अच्छी होती हैं, इससे भी किसान को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो राइपनिंग यूनिट्स इंडिया में बहुत कम है, पूरे इंडिया में लगभग 600 के आसपास राइपनिंग यूनिट्स है, जो डेफिनेटली इंडिया की डिमांड के हिसाब से लगभग 9000 होनी चाहिए और 600 ही है हमारे पास। एक ये प्रॉब्लम है। फिर एडवांसमेंट इन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली क्या है कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर की टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम उसकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और भी जो भी चीज़ें रहती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उस चीज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जो चीज़ उसका लाइफ है, मान लीजिए उसका लाइफ 5 दिन है तो 15 दिन हो सकता है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। 15 दिन हो गया, 15 दिन में डिमांड बदल सकती है, डिमांड बदल सकती है, आपका प्राइस का वो बदल सकता है, ठीक है, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो एडवांसमेंट इन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी। फिर तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, सॉल्यूशन है फार्म गेट सेल्स, कि किसान से हम फार्म के गेट पे ही खरीद लें। ओके, मतलब कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसान को ज़रूरत ही ना हो कि वो किसी कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचे, वो अपने गेट से ही चीज़ें बेच दे और ये उसके बाद जो बैकएंड ऑपरेशन रहेगा वो ही उसके क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, ग्रेड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, वो उनका प्रॉब्लम है। तो इस तरह से वो फार्म गेट से ही अपन चीज़ों को बेच सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि आपके पोस्ट हार्वेस्ट में हम वैल्यू एडिशन हमें ज़रूरी करना है, कि पोस्ट हार्वेस्ट आपकी जो चीज़ों का वैल्यू है वो बढ़ा देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आपने पोटैटो खरीदा और आज पोटैटो की कीमत मैं कल मार्केट गया था तो 17 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के आसपास चल रही है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस पोटैटो को 1 ईयर तक रख सकते हो अपने पास और उस साल मान लीजिए डिमांड कम रही, तो ये चीज़ 40 के आसपास बिक सकती है, 30 के आसपास बिक सकती है। वैल्यू का एडिशन हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। तो बेसिकली जितने भी आपके कोल्ड स्टोरेज हैं या जो पोस्ट हार्वेस्ट हैं, जितना ज़्यादा आप टाइम लोगे उतना अच्छा वैल्यू एडिशन हो सकता है। मार्केट के हिसाब से आपको काम करना है। फिर आप एक ऑप्शन मैंने कहीं पढ़ा था कि आप सन ड्राइंग यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जैसे कि आपका आम हो गया, आपकी इमली हो गई, इमली ये सब चीज़ों सॉस वगैरह में यूज़ होती है, जो भी इनका यूज़ होता है ये हमेशा ड्राइड फॉर्मेट में ही यूज़ होती है। इसमें मॉइस्चर निकाल लिया जाता है। जैसे आम का अमचूर वगैरह आपने अगर कोई चीज़ सुनी होगी, तो उसमें जब आम छोटा रहता है तो उसे आप कट कर लेते हैं, उसको सुखाते हैं काफ़ी टाइम तक। इमली के साथ भी ऐसा होता है, आंवले के साथ कई जगहों पर ऐसा होता है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट का है, जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हो उसमें ड्राइंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये कंपनियां आपसे सामान खरीदती हैं और जब ये सॉर्ट या ग्रेड करती हैं उसके बाद ये ऐसे प्लांट्स में डालेंगी जहाँ पे इनको सुखाया जाएगा। ये सुखाने का काम अगर किसान ही कर ले तो वो एक स्टेप तो बढ़ ही सकता है पोस्ट हार्वेस्ट के फॉर्मेट में। तो वो सन ड्राइंग खुद कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पे सन ड्राइंग वाला प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है। मतलब खूब सारी धूप रहती है, खूब धूप रहती है तो आप अपने फार्म लेवल पे ही उसे सुखा लो और उस प्रोडक्ट को फिर डायरेक्टली कंपनी को बेचो, तो आप ज़्यादा प्राइस पे बेचोगे, राइट। तो यहाँ पे एक सन ड्राइंग एक सॉल्यूशन हो सकता है। और लास्ट सॉल्यूशन है कि हम फार्मर्स को ट्रेन कर सकते हैं जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस उस फील्ड में चल रही हैं। तो इसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह का यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको फार्मर्स को बताना है कि पोस्ट हार्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में लॉसेस पोस्ट हार्वेस्ट के अराउंड 1,92,000 के आसपास आप लिख सकते हो, 93,000 भी कई जगहों पे लिखा हुआ है, तो इतना हमारे पास लॉसेस है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम अनक जैन फ्रॉम निधिश अकेडमी। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वी हैव रीच्ड 1000 सब्सक्राइबर विच इज़ अ बिग फीट फॉर अस, ओके। एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़, कीप सब्सक्राइबिंग, keep liking and keep studying.